हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अच्छे से तैयारी चल रही होगी। तो देखिए, अभी हम एक मैराथन के तौर पर मैंने 6th क्लास की हिस्ट्री जो एनसीईआरटी है उसके इम्पोर्टेंट जितने भी नोट्स थे, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट जो बन रहे थे उनको मैं एक वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ठीक, इसी चैनल में पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए। और अभी 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के 8 पेज में पूरे नोट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर्स जितने बन रहे हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि पॉलिटी में उतने क्वेश्चन नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए उसमें कम पेजों में ही हो गए हैं। ठीक है, और फिर सभी तीनों क्लास की पॉलिटी से आते हैं प्रश्न, तो इसीलिए लगभग में और इजी भी है। इसलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो याद करने वाली चीज़ें वो मैं लाया हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसे ही बने रहिए। कुछ दिन की बात है, इसके बाद में आपका सीटेट का पेपर हो जाएगा तो फ्री हो जाएंगे। अभी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। जितने नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ उनको तो एटलीस्ट देखिए ही देखिए। इसके बाद में ये कंप्लीट होती, जैसे ये कंप्लीट होगा ना, अभी अपना ये पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा आज, फिर इसके बाद में हिस्ट्री से 7th 8th और पॉलिटी जियोग्राफी उन दोनों की ला करके फिर तुमको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा। ठीक है, PYQ, ठीक है, 2026। और फिर इसके बाद में बैक जो 25 में तो हुआ नहीं था, 24 का और फिर 23 का भी है शायद, 22 का नहीं था मेरे पास, तो 21 या फिर 20 का था और 19 और 18 का। तो ये मैं लाऊंगा कुछ 4 या 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर लाऊंगा प्रीवियस ईयर के। ठीक है, उनको सभी को देखने के बाद में फिर यदि कुछ ज़रूरत होगी तो फिर 1-2 वीडियो और बना लेंगे अपन। ठीक है, इतना मुझे लग रहा बहुत होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्लास को। देखो, फनेक नामक परिधान, परिधान मतलब पोशाक। फनेक नामक एक पोशाक है जो मणिपुर में औरतें पहनती हैं। तो ये जो फनेक जो परिधान है, पोशाक है, ड्रेस है, किस राज्य की है? तो मणिपुर में औरतें पहनते हैं। ठीक है, और फिरन परिधान, तो फिरन पोशाक जो है, देखो फनेक मणिपुर का है और फिरन कश्मीर की ड्रेस है। दोनों में अंतर देखना, फनेक मणिपुर और फिरन कश्मीर की है। फिर देखिए, इब्न बतूता जो है वो 14वीं सदी में भारत आया। तो किस सदी में इब्न बतूता भारत आया? तो 14वीं सदी में आया। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला है। और वह किस देश से आया? तो मोरक्को, यानी कि अफ्रीका से आया। अफ्रीका में मोरक्को नामक स्थान है, वहाँ से आया। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के समय आया था। यदि पूछ ले कि जो ये इब्न बतूता है वो किसके शासक के काल में आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, सेंट थॉमस, ईसा मसीह के शिष्य। तो यदि पूछे कि ईसा मसीह के शिष्य कौन थे? तो सेंट थॉमस थे। और ये ही 2000 साल पहले केरल आए थे और इन्हें ही भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो यदि बोले कि जो ईसा मसीह है उनके शिष्य का नाम क्या है? तो सेंट थॉमस है। और ये सेंट थॉमस कब आए भारत में? तो 2000 साल पहले आए। कहाँ पर आए? तो केरल में आए। ठीक है, और ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? सेंट थॉमस को। ठीक है, ओणम त्यौहार कहाँ का है, किस राज्य का है? तो केरल का है। ठीक है, नावों की प्रतियोगिता होती है इस त्यौहार में। ठीक है, केटामरेन तमिलनाडु में प्रयोग की जाने वाली नाव है। यदि पूछें कि केटामरेन क्या है, तो एक नाव है और कहाँ प्रयोग की जाती है? तमिलनाडु में। चीना वाला मछुआरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जाल है। तो पूछे कि चीना वाला क्या है? तो एक जाल है मछुआरों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला। ठीक है, केसर सागा महाकाव्य, तो केसर सागा क्या है? एक महाकाव्य है। और एक कहाँ का महाकाव्य? तो तिब्बत का महाकाव्य है। और इसको मुसलमान और बौद्ध गाते थे लद्दाख में। ठीक है, यदि पूछ ले केसर सागा कहाँ का महाकाव्य है, तो एक तिब्बत का महाकाव्य है। और गाता कौन था? तो मुसलमान और बौद्ध गाते थे। और कहाँ पर गाते थे? तो लद्दाख में। ठीक है, द लाइट हाउस चेंज्ड, पाउली था यहाँ पर, पाउली सेनागुप्ता ने लिखा द लाइट हाउस चेंज्ड। ठीक है, पूछ ले पेपर में द लाइट हाउस चेंज्ड किसने लिखा? तो पाउली सेनागुप्ता ने लिखा। फिर व्हाई यू आर अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड, तो ये किसने लिखा? शीला धौरे ने लिखा। ठीक है, व्हाई यू आर अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड किसने लिखा? शीला धौरा ने लिखा। BR अम्बेडकर 1927 से 35 में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। यदि पूछे कि BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने
मंदिर प्रवेश आंदोलन कब चला है? तो 1927 से 35 में चला है, ठीक है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस वसंत मून संपादक थे। यदि पूछे कि डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित जो राइटिंग्स एंड स्पीचेस है वह किसने संपादन किया इसका? तो वसंत मून संपादक ने किया, ठीक है। वसंत मून ने इसका संपादक किए थे। मदन पल्लई, मदन पल्लई ये कहाँ पर है? इसको सर्च करके एक बार आप तुम देखिए। मदन पल्लई, मदन पल्लई आंध्र प्रदेश में आए थे, ठीक है। मदन पल्ली बोलते, पल्लई नहीं होगा, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर R.K. लक्ष्मण कार्टूनिस्ट थे। R.K. लक्ष्मण कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। तुमने पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक पढ़ी होगी तो उसमें ये आते हैं R.K. लक्ष्मण के बारे में, कार्टूनिस्ट थे ये, ठीक है। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एवं कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। यदि पूछें कि जम्मू एवं कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कब बांटा गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को बांटा गया। जम्मू व कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में, ठीक है। फिर यंग इंडिया पत्रिका में गांधी जी ने वोट के अधिकार पर लेख लिखा था। कब? 1931 में। तो महात्मा गांधी ने वोट के अधिकार पर लेख कब लिखा? 1931 में। किस पत्रिका में लिखा? यंग इंडिया पत्रिका में लिखा, ठीक है। गांधी की और पत्रिकाएं हैं, उनका नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन और हरिजन। ये भी इम्पोर्टेंट पत्रिका है गांधी जी की, इंडियन ओपिनियन और हरिजन। लोकमित्र पत्रिका, लोकमित्र पत्रिका के लेखक कौन है? A.O. ह्यूम की थी। लोकमित्र पत्रिका किसकी थी? A.O. ह्यूम की थी, ठीक है। वोट देने का अधिकार औरतों को कब मिला? तो अमेरिका में 1920 में मिला, ठीक है। औरतों को वोट देने का अधिकार अमेरिका में पूछे तो 1920 में, इंग्लैंड में पूछे तो 1928 में, और न्यूजीलैंड में पूछे तो 1893 में सबसे पहले। इसीलिए इसको प्रथम देश जिसे सार्वभौमिक मताधिकार, वोटिंग का अधिकार दिया गया। यदि पूछ ले पेपर में कि सबसे पहले किस देश को सार्वभौमिक मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, तो न्यूजीलैंड को हुआ, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कब हुआ? 1902 में, ठीक है। तो ये कुछ हैं इम्पोर्टेंट, इनको याद रखिए। तो मैं औरतों को वोट देने का अधिकार कब कब किस किस देश में मिला, ठीक है। अब देखो, जुलू अफ्रीका की स्थानीय भाषा है। तो जुलू कहाँ की भाषा है और कहाँ की स्थानीय भाषा? ऐसे पूछ दे कि जुलू किस देश की स्थानीय भाषा है, प्रश्न में पूछ दे तो बता देना बिना डरे हुए, झिझक के, अफ्रीका की है, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद आंदोलन का नेतृत्व किया, और यहाँ पर ही अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने रंग भेद आंदोलन का नेतृत्व भी किया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 संशोधन, ठीक है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है एक, हिंदू उत्तराधिकार, ये 2005 में आया, ठीक है। इसमें सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ। और ये जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी हिंदू हैं ना, तो वो उत्तराधिकार का मतलब क्या है कि जितने भी हिंदू हैं और उनके पास में जो भूमि है, मान लीजिए एक पिता है, उसके पास उसके नाम सारी भूमि है, तो उसके जितने बेटे होंगे, बेटियां होंगी, उसकी पत्नी होगी, तो उसकी भूमि का हक उन सभी के लिए होगा, ठीक है। बराबर भाग में उसकी पत्नी के लिए भी, उसके बेटा, उसके बेटी, इन सभी के लिए। तो ये उत्तराधिकार अधिनियम था, ठीक है, 2005 का संशोधन, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हुआ। पिता की संपत्ति बेटा, बेटी, माता सभी का बराबर का हक है इस अधिनियम के तहत, ठीक है। आगे, शहरी प्रशासन। शहरी प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। शहरी प्रशासन को कितने भागों में बांटा गया? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। शहरी प्रशासन को 3 भागों में बांटा गया है। एक नगर पंचायत, फिर नगर पालिका, और बड़े शहर नगर निगम, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ये यूज़फुल भी है, ठीक है ना। तो शहरों में जैसे अपने गांव में होता है ना, एक कौन होता है? मुखिया होता है, प्रधान होता है, ठीक है, मुखिया, सरपंच होता है। ऐसा शहर में 3 प्रकार से बांटा गया है प्रशासन को। यदि समझ लो नगर पंचायत कौन होता है, तुमने सुना होगा हमेशा, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सुने होंगे, ठीक है। तो नगर पंचायत कहाँ होता है, ठीक है, कौन होता है वगैरह। तो प्रोटो अर्बन, अर्ध शहरी मतलब जहाँ पर ना तो वो गांव रहा है
और ना पूरी तरह से शहर बन पाया है, ठीक है। तो मान लो कस्बा, एक तरह से टाउन, वहाँ पर नगर पंचायत होगी, क्योंकि वो छोटा है, अभी शहर भी नहीं बन पाया है, ठीक है, और अभी गांव भी नहीं रहा है, थोड़ा सा डेवलप हुआ, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, गांव से शहर में परिवर्तन होने वाले क्षेत्र, मतलब गांव से शहर में परिवर्तित हुए हैं, पूरी तरह से शहर नहीं, टाउन कस्बे की तरह, तो उसको नगर पंचायत कहेंगे, ठीक। वहाँ पर नगर पंचायत कार्य करेगी, तो नगर पंचायत नामक प्रशासन होगा। फिर आगे नगर पालिका, तो नगर पालिका कहाँ पर होगी, छोटे शहरों का प्रशासन, 5 लाख से कम आबादी वाले। तो वो शहर तो हैं, शहर भी कहलाते हैं, परंतु वहाँ की जनसंख्या यदि 5 लाख से कम है तो वहाँ पर नगर पालिका होगी, नगर निगम नहीं होगी, ठीक है। तो आगे देखिए, बड़े शहर नगर निगम, यदि 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख वगैरह हैं बड़े बड़े शहर, तो वहाँ पर नगर निगम काम करेगी, ठीक है। तो बड़े महानगरों या शहरों का प्रशासन होता है यहाँ पर। अब आगे देखिए, अब तो तुमने देख लिया शहरी प्रशासन, देख लिया 3 प्रकार का। अब चुनावी प्रक्रिया और कार्य प्रणाली, तो चुनावी प्रक्रिया देखते हैं और कार्य प्रणाली देखते हैं। तो वार्ड, शहर को अलग अलग छोटे क्षेत्रों, वार्डों में बांटा जाता है, जैसे चित्र में दिल्ली का उदाहरण दिया गया है। तो चुनावी प्रक्रिया और कार्यप्रणाली क्या होता है, वार्ड, शहर में जो अलग अलग छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है, क्योंकि भाई इतना बड़ा शहर है, ठीक है, तो उसको अलग अलग वार्ड में बांटा जाएगा ना, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। एक एक वार्ड में अलग अलग मतलब काम को देखने वाले होंगे, है ना, अलग अलग लोग होंगे, तो इसलिए उसको वार्डों में बांटा जाता है। पार्षद और सभासद, तो यह वार्ड का प्रतिनिधि होता है, कौन, पार्षद या बोलें या सभासद बोलें, ये वार्ड का प्रतिनिधि होता है, एक एक अलग अलग वार्ड का, ठीक है। इनका डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, इनका डायरेक्ट चुनाव, पार्षद या सभासद का डायरेक्ट चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष जनता के द्वारा, ठीक है। फिर नगर निगम की व्यवस्था, विधायिका, नगर निगम जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि पार्षद होते हैं जो नीतियां और निर्णय लेते हैं। तो नगर निगम की व्यवस्था क्या होती है कि इसमें विधायिका होती है, ठीक है, कार्यपालिका होती है और तो नहीं दिया है, ठीक है। तो विधायिका जो होती है वो क्या करती है, नगर निगम में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं पार्षद, ठीक है, पार्षद या सभासद बोले, होते हैं जो नीतियाँ और निर्णय लेते हैं, वो लोग विधायिका में बैठ करके नीति, निर्णय इत्यादि बनाते हैं, ठीक है। फिर कार्यपालिका, सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी जैसे कमिश्नर आदि होते हैं जो इन निर्णयों को लागू करते हैं। फिर कार्यपालिका में क्या होता है कि इसमें सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं, ठीक है, कर्मचारी, वो लोग इसको लागू करते हैं। अब आगे देखिए एसिस्टिव पेडागोजी, तो एसिस्टिव पेडागोजी भी देख लेते हैं हम, क्योंकि एसएसटी पेडागोजी भी तुम्हारी आती है। तो एसएसटी पेडागोजी में जो सीडीपी पढ़ लिया या फिर लैंग्वेज संस्कृत हिंदी की पेडागोजी पढ़ लिया, उसको मुझे नहीं लगता है कि एसएसटी की पेडागोजी पढ़ने की ज़रूरत होगी, परंतु फिर भी यदि मैं जो बता दे रहा हूँ मुझे लग रहा है इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगा, ज़्यादा उसमें जोर देने की ज़रूरत नहीं है। वो तो क्वेश्चन सही हो ही जाते हैं, उसमें भी कथन कारक वाले आते हैं, ठीक है, तो वो सब सही हो जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। और पेडागोजी के लिए मुझे तो लग रहा है कि एसएसटी के लिए उतना अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाऊंगा ना पीवाई की, उसमें ही तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पेडागोजी के भी प्रश्न आते हैं ना, तो 5-6 साल के हम लगाएंगे जब ना, तो उसमें हर एक में पेडागोजी के 20-20 प्रश्न आएंगे, तो उन प्रश्नों के माध्यम से मैं तुमको समझा दूंगा, तो पेडागोजी तुम्हारी ऑटोमेटिकली ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा सा देखते हैं, तो पेडागोजी जो है सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है, तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान का अर्थ है समाज का अध्ययन करना, सामाजिक, उसमें सामाजिक ही दिया हुआ है, और उस सामाजिक विज्ञान का मतलब है समाज का अध्ययन कर, समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, ठीक है, क्या क्या करते हैं वगैरह वगैरह, विभिन्न संबंध, समाज में विभिन्न प्रकार के संबंध होते हैं, उन संबंधों को समझना, विभिन्न पहलुओं में चिंतन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं समाज में, उन सब पर चिंतन करना, ठीक है, तार्किक समाधान उन मुद्दों पर, और बहुत सारे मुद्दे होते हैं समाज में, तार्किक मुद्दे होते हैं, उनको समझना, ठीक है। फिर आते हैं प्रदर्शन के चरण, प्रदर्शन के चरण क्या हैं, पहले योजना बनाना है, फिर प्रस्तावना, प्रस्तुति, अवलोकन, मूल्यांकन। यदि तुमको प्रदर्शन करना है, ठीक है, कोई भी विषय को प्रदर्शन करना है, पढ़ाना है, कुछ भी करना है, तो तुम क्या करोगे, पहले योजना बनाओगे, ठीक है, प्लानिंग करोगे,
प्लानिंग करने के बाद में उसकी प्रस्तावना करोगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे ताकि समझ पाएँ, ठीक है, वो क्या है वो चीज़। फिर इसके बाद में प्रस्तुतिकरण करोगे, बताने के बाद फिर उस विषय की प्रस्तुति करोगे, फिर पूरे विषय को अवलोकन करोगे और फिर उसका मूल्यांकन करोगे, समझ पाए भी कि नहीं। ये 5 हैं, ठीक है, प्रदर्शन के चरण, इनको याद कर लो। यदि क्रम पूछ ले तो बता सकते हो पेडागोजी में, ठीक है। समस्या समाधान विधि, तो सामाजिक विज्ञान में समस्या समाधान विधि क्या है, उसके चरण हैं कुछ, उनको देखिए। पहले समस्या का चयन करेंगे कि समस्या है क्या एक, फिर उस समस्या को प्रस्तुतिकरण करेंगे। प्रस्तुतिकरण करेंगे मतलब उसको जानेंगे, प्रस्तुत करेंगे कि समस्या क्या है, किस प्रकार की, वगैरह वगैरह सब प्रस्तुत करेंगे। फिर आंकड़ों का संग्रह करेंगे, ठीक है, कि उस समस्या को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, उन सभी आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। फिर हम परिकल्पना का निर्माण करेंगे, आंकड़ों इकट्ठा करने परिकल्पना करेंगे कि इसको इन सभी चीज़ों के माध्यम से कैसे हल कर सकते हैं। फिर परीक्षण करेंगे, ठीक है, फिर हल करने के बाद हम क्या करें, परीक्षण करेंगे कि सही हुआ भी है कि नहीं, ठीक है, हल। फिर इसके बाद में निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है, कि हाँ सही हुआ है, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए विशेषताएं बिंदु, वैज्ञानिक विधि, विशेषताएं बिंदु, ये एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, सक्रिय होकर सीखना होता है इसमें, ठीक है, समस्या समाधान वगैरह में, ये फिर सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और फिर शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है, समझ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं समस्या समाधान की, तो एक वैज्ञानिक विधि है ये, ठीक है, तार्किक विधि, वैज्ञानिक विधि है, और इसमें सक्रिय होकर सीखना होता है, ठीक है। और शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है और शोध विकसित करता है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए प्रश्नोत्तर विधि, सुकरात विधि है। प्रश्नोत्तर विधि बोले तो सुकरात की विधि, ठीक है, पूछ ले यदि कि प्रश्नोत्तर विधि किसकी है तो सुकरात की विधि, इसको सुकरात विधि भी कहते हैं। विकसित करता कौन है प्रश्नोत्तर विधि का, तो सुकरात है, ठीक है। अब देखिए पूछताछ आधारित दृष्टिकोण, पूछताछ आधारित दृष्टिकोण, तो प्रश्न पूछना, फिर जांच करना, निर्माण करना, चर्चा करना, चिंतन करना। तो पूछताछ आधारित दृष्टिकोण में पहले प्रश्न पूछना होता है, फिर जांच करना है, फिर निर्माण करना है, फिर चर्चा करना है, फिर चिंतन करना है। ये 5 कुछ हैं क्रम से, इनको याद रख लीजिए। फिर है फ्लिप्ड कक्षा कक्ष। फ्लिप्ड कक्षा कक्ष क्या है, वीडियो देखकर कक्षा में बोलना, फ्लिप्ड कक्षा कक्ष है। आमने सामने और तकनीक अध्ययन, फ्लेंडिंग अध्ययन कक्षा कक्ष है। ये 2 प्रकार के कक्षा कक्ष होते हैं, ठीक है, कक्ष होते हैं। एक को बोलते हैं फ्लिप्ड कक्षा कक्ष, जिसमें सिर्फ वीडियो देख कर कक्षा में बोलना होता है, ठीक है, वीडियो को देखेंगे और कक्षा में बोलेंगे। फिर एक होता है आमने सामने और तकनीक अध्ययन, इसमें फ्लेंडिंग अध्ययन कक्षा कक्ष बोलते हैं, इसको ब्लेंडिंग कक्षा कक्ष बोलते हैं। इसमें आमने सामने तकनीक अध्ययन होता है, इसमें आमने सामने होकर, ठीक है, उसमें वीडियो, उसमें आमने सामने, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुछ भी नहीं है, टैक्स प्लस सेस प्लस स्ट्रक्चर, सर्जर्ज प्लस गवर्नमेंट एड बराबर सर्जर्स ऑफ इनकम MCD नगर निगम, ठीक है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसे छोड़ दीजिए इसको। हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 83.6% महिलाएं गाँवों में कृषि काम करती हैं। तो ये पॉलिटी की किताब में दिया हुआ है 6th क्लास में, तो 6th में या 7th में, 6th में शायद दिया है। तो यदि पूछ ले कि महिलाएं गाँवों में कितने % कार्य करती हैं, कृषि का कार्य करती हैं, 83.6% महिलाएं गाँवों में कृषि का कार्य करते हैं, ठीक है। फिर 80 और 20% छोटे और बड़े किसान पाए जाते हैं, बड़े किसान 80, छोटे किसान 20 भारत में, ठीक है। फिर आगे देखिए, चखेसंग समुदाय नागालैंड से संबंधित है। चखेसंग समुदाय किस राज्य से संबंधित, नागालैंड से, और सीढ़ी नुमा खेती करने के लिए प्रसिद्ध है। ये लोग सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है, और धान की खेती करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, पॉलिटिकल साइंस कंप्लीटेड, तुम्हारा ये जो 6th क्लास का इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट था। अब हम लेकर आएंगे क्या, तुम्हारा हिस्ट्री 7th की, हिस्ट्री के बाद में जियोग्राफी पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर जियोग्राफी पॉलिटी, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर PYQ लाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।